हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की फिज़िक्स की क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग हमारी फिज़िक्स कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स लव फिज़िक्स, लव बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में फ़िज़िक्स का बहुत अहम रोल होता है। इनमें से बहुत सारे लोगों को पता होता है फ़िज़िक्स के बारे में और बहुत सारे को नहीं भी पता होता। नेवर स्टॉप लर्निंग। सबसे पहले तो आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस चैनल पर आपको फिज़िक्स कराते हैं, जिसमें से मैं आपको बहुत सारे चैप्टर करा चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पर नए हैं, इस चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए और वीडियो समझ में आए तो। ठीक है। हम लोग क्या करने वाले उसको बताने से पहले, जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, बीच में वीडियो नहीं दे पाई थी, मैं आपको पढ़ा नहीं पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी था। जी हाँ, बिल्कुल, कोरोना के इस जो हमारी ये जो महामारी फैली हुई है, इससे हम भी नहीं बच पाए थे। थोड़ा सा फीवर हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की फिज़िक्स को। आज मैं क्या कराने वाली हूँ, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अबाउट करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को जानिए कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग अच्छे से जानते हैं करंट का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस हो गई है। फिलहाल आप कहीं पर भी चले जाइए, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट करंट हमारी लाइफ आज के टाइम पे इम्पॉसिबल हो चुकी है। मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही ना हो। एक तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप कुछ टाइम के लिए मे बी फैन में ना बैठें, है ना, बाहर की हवा आपको मिलेगी, आप खुश रहेंगे। मे बी आपको लाइट की ज़रूरत ना हो, आप सनलाइट में बैठेंगे, आपको लाइट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है, या मैं ये कह दूँ कि हैबिट हो चुकी है हमें उस चीज़ की, तो वो है ये हमारा मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन को चाहिए होता है करंट, और विदाउट करंट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसको चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज करने के लिए करंट की ज़रूरत है। तो आजकल तो वो वाली बात हो गई है कि हमें ऑक्सीजन ना मिले चलेगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन को चार्जर ज़रूर चाहिए। इसको चार्ज करो भाई, इसको पहले चार्ज करना है। करंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। अब आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाती हूँ करंट के बारे में। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि जो करंट होता है ना, इसने बहुत सारी जगह ले भी ली है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि पहले के टाइम पर जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज होती थी, वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे, बहुत सारे लोग काम करते थे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, मशीनें भी आ गई और मशीनों ने लोगों की जगह ले ली। तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, काम की भी कमी हो गई है, क्योंकि करंट ने, इलेक्ट्रिसिटी ने उसकी जगह ले ली है। अब आप जान सकते हैं कि अगर एक दिन के लिए पूरे हमारे यहाँ पे लाइट चली जाए तो वहाँ पे क्या हाल हो जाएगा। फैक्ट्रीज ऑफ हो जाएंगी, है ना। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भाई हमारे इन्वर्टर तो होता है, लेकिन इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये करंट की अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। देन उसके बाद सेकेंड वर्ड है हमारे पास रेजिस्टेंस। ये जो वर्ड है ना रेजिस्टेंस, ये इतना ईजी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। जो ये वर्ड है, ये आपको जितना सुनाई दे रहा है ना, मतलब जितना आपको नॉर्मल लग रहा है देखने में, ये इतना सिंपल है नहीं। ये बहुत डीप मीनिंग लेके चलता है। लेकिन ये बात आपको जाननी होगी कि जो रेजिस्टेंस है ना, ये सिर्फ एक के साथ चलता है और वो है करंट। अगर कहीं पे करंट आ गया ना, तो ये समझ लीजिए रेजिस्टेंस तो उसके पीछे ना दुम हिला के चलता बनता है बस। तो कहने का मतलब ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो चलिए फिर, आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है करंट की डेफिनेशन, कि करंट एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज़ करंट। देखो, एक तो होता है समझाना, समझना, ठीक है, और दूसरा होता है लिख कर आना। तो आपको तो एग्जाम में लिख कर आना है ना, तो आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं। डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। तो सबसे पहले हम वर्ड्स को पकड़ेंगे।
अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, देखो इस बात में कुछ ऐसा बुरा मानने वाली या शर्माने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, तो इसमें ऐसी कोई शर्माने वाली बात है नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से पढ़ाऊंगी जैसे आप लोगों ने मतलब कभी पहले सुना ही नहीं ये वर्ड, इस तरह से, ताकि जिनको आता है उनको रिवाइज हो जाए और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनको ये ना लगे यार यहाँ पे भी वही है, सेम टू सेम जहाँ और जगह है, मतलब डिटेल में तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ। बेटा हमारे कोई भी चीज़ होती है ना वो एटम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एटम की। एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप करंट की दुनिया में घुसने की कोशिश करोगे ना तो आपको सिर्फ एक चीज़ मिलेगी और वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे ये बताऊं ना कि इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ से नहीं बनती, आपने कभी ये सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है, करंट बनता किससे है? कुछ तो होगा भाई। अगर आप लोग घर पे समोसे बना रहे हैं तो समोसे किसी चीज़ के बनते हैं ना। किस चीज़ के बनेंगे मैम? आलू, मैदा, स्पाइसेस, ये सब मिलाकर बनेंगे। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ की मिलकर बनती है ना। तो इलेक्ट्रॉन किससे बना, सॉरी करंट किससे बनता है? तो भाई करंट जो होता है ना वो सिर्फ एक चीज़ का होता है और वो होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की भी एक बड़ी ही अलग कहानी है। इस कहानी को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हमारे पास है ना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन है। हमारे मोबाइल फ़ोन में, हमारे लैपटॉप में, टेबल में, कोई भी हो, कोई भी चीज़, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन होता क्या है, सब में करंट नहीं होता। ऐसा क्यों? भाई सब चीज़ें एटम की बनी है, एटम की बनी है तो उनमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन सभी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के होने से नहीं बनती। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन में आने से होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे बैठी रहूँ, कुछ बोलूँ भी ना, हाथ भी ना हिलाऊँ, लिखूँ भी ना, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊँगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी। अगर मैं चुप रहूं, बस बैठी रहूं, क्या आपको मैं अच्छी लगूंगी? नहीं ना। आप लोग चाहोगे मैं आपको पढ़ाऊं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बैठी रहूंगी तो मैं किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको समझाऊंगी, अगर मैं अपने हाथ चलाऊंगी, लिखूंगी, तो फायदा है ना। सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन अगर आपका रेस्ट पोजीशन पे है, बड़ा ढीठ होता है। अगर ये रेस्ट पे है तो कुछ नहीं बनाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी मूव किया ना, अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे हिला भी ना, अगर ये फ्लो किया, अगर ये मोशन में आ गया, तो समझ जाइए ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ये आपका करंट बनाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई? आपके जनरल सी चीज़ें समझ में आई? बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया मैंने। करंट कब बनेगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो आपका क्या बनेगा? तो आपका बनता है यहाँ पे करंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ आपको। आप चाहे, और हाँ, अपना एक ही रूल रहता है, अब भी वही रूल रहेगा। एक्चुअल में आई एम सो सॉरी, मुझे पता है आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाना मेरा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी सी वीकनेस हो गई है। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। अगर ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है। और अगर मैं एक टॉपिक पढ़ाने लग जाती हूँ तो फिर मुझे उसको डीप में ले जाना ज़्यादा पसंद है, ताकि बच्चों को समझ में आए। तो अगर मैं ये सोचूं कि चलो 20 मिनट 25 मिनट में खड़ी हो जाती हूँ, क्या हो रहा है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी पढ़ाऊँ, जैसे भी पढ़ाऊँ, डिटेल में पढ़ाऊँ। लेकिन रूल्स अब भी हमारे वैसे ही रहेंगे। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाएंगे। अब भी अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स क्या कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। और मैं ना यहाँ पे स्लाइड का नंबर डाल के रखूँगी, स्लाइड नंबर 1। अगर किसी भी बच्चे को इस स्लाइड पर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में स्लाइड नंबर और आपको क्या समझ में नहीं आया, आपका क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि एटम क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है।
ठीक है। और करंट किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। लेकिन अगर करंट आपका इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है तो नो करंट, क्या लिखेंगे आप? नो करंट। लेकिन अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहा है, मोशन में है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो आप इनको एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे आपकी नोटबुक होती है ना, तो उसको ऐसे साइड में लाइन लगा दिया करो ऐसे, फिर यहाँ पे डाल लिया करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालकर वहां पर आप इसको क्या कर लीजिए, फटाफट से इसको आप डाल दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दीजिए। चलिए, अब मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंस जो हमारी की थी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन कराती हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया है कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का पता लग गया ना, फ्लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव नहीं करेंगे तो करंट नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएंगे। अगर आप लोगों को उसको करंट बनवाना है, इलेक्ट्रिसिटी बनवानी है, तो उसको मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है तो वो आपका करंट बनाता है। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता है कि कंडक्टर क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आपके वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फिर मैं कहूँ करंट पास करते हैं, करंट को अपने अंदर से जाने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे मेटल्स, मेटल्स क्या करते हैं? करंट को अपने अंदर से जाने देते हैं, पास करने देते हैं। लेकिन एक होते हैं इंसुलेटर्स, अब साथ में ही बता देती हूँ। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर होते हैं जो दुश्मन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दुश्मन होते हैं, जाने ही नहीं देते, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देते, करंट को पास ही नहीं होने देते, ठीक है। इंसुलेटर समझ में आया? सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। आपका ये करंट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, करंट का सिंबल क्या होता है, तो करंट का सिंबल होता है आई। ये आपके करंट का सिंबल होता है। आपको बार बार पूरा करंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप करंट का सिंबल आई यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नहीं पता तो बता देती हूँ, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, सबकी अपनी अपनी एक यूनिट होती है। क्या होती है? अपनी यूनिट होती है। सो द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी भी वायर में से करंट जा रहा है, उसमें से 2 करंट जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 2 करंट जा रहा है, 3 करंट जा रहे हैं? नहीं, आप लिखेंगे उसमें से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, उसमें से 3 एम्पियर करंट जा रहे हैं। तो करंट की वैल्यू को लिखते हैं एम्पियर में, यानी कि I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसा करके। सो करंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अब मैं आपको बता देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। बच्चा, करंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता Q क्या था, मतलब मैं बता देती हूँ। Q होता है आपका चार्ज, Q क्या होता है? चार्ज। I क्या होता है? आपका करंट। और T क्या होता है? आपका टाइम। ये 3 चीजें होती हैं। और हमारा जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। Q क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब है, जो मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपके चार्ज होते हैं। लेकिन हमें करंट कौन देता है? हमें तो करंट इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो Q की वैल्यू होती है आपकी इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आई? अगर आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें समझ में आ गई, जो कि आनी भी चाहिए, ये मत सोचो कि ये बेसिक है तो नहीं आना चाहिए, बेसिक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको बेसिक ज़रूर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि Q यानी कि आपका चार्ज, चार्ज मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, समझ में आया ये? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, करंट की एक SI यूनिट तो होती है एम्पियर, ये तो आपको पता लग गया। करंट की एक और यूनिट होती है, देखो, इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है कूलॉम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड भी आपकी किसकी यूनिट होती है? कूलाम पर सेकंड भी आपकी करंट की ही यूनिट होती है।
ये चीज़ समझ में आई, ये फॉर्मूला समझ में आया। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको हमेशा एक बॉक्स में है ना क्लोज करके और फिर लिखा करो। समझ में आया? देन उसके बाद आपको ऐसा लिखना होता है, अच्छा लगता है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो करंट समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करंट क्या होता है। दोबारा से एक बार बता देती हूँ। करंट एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करता है। इसकी जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो आई होता है, कैपिटल आई। इसकी यूनिट एम्पियर होती है और कूलम पर सेकंड होती है। इसका जो फॉर्मूला है वो है I = Q/T, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाय टाइम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे करंट के बारे में। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो करंट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। ओके, यहाँ पे ना आपसे बहुत इजीली न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपके वायर में से 20 कूलम के चार्ज जा रहे हैं। ठीक है, आप चार्ज कितना है आपका 20 कूलम है और टाइम आपका 5 सेकंड है। तो बताइए आपके वायर में से कितना करंट जा रहा है। तो करंट क्या है, करंट की आपका फॉर्मूला क्या होता है करंट का फॉर्मूला होता है हमारा I = Q/T। तो ये हो जाएगा हमारा 20/5, 4 एम्पियर करंट हमारा जा रहा है। तो यहीं से ना घुमा फिरा के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। क्या पता आपको Q की वैल्यू दे दे, I की वैल्यू दे दे, आपसे T पूछ ले, है ना। घुमा फिरा के कैसे भी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारा का सारा सिस्टम करना आना चाहिए और आई होप आपको अब आ भी गया होगा। आ गया ना, पक्का? वेरी नाइस। तो अगर आपको फर्स्ट स्लाइड में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ डेफिनेशंस जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं और क्या हैं वो डेफिनेशंस और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सो फर्स्ट जो डेफिनेशन है जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछी जाती है वो होती है व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? सो देखिए ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। देखिए पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ फिर आपको पता लगेगा जब मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज आपका ट्रांसफर हो गया है वही आपका 1 एम्पियर है। नहीं आया ना समझ? चलो मैं बताती हूँ। आपका फॉर्मूला क्या था करंट का? I = Q/T, यही था। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो आपका 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, मतलब कितना घूम रहा है आपके वायर में 1 सेकेंड में कितना चार्ज घूम रहा है वही आपका 1 एम्पियर है। हो गया ना इजी? अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप इसको इजीली कर दोगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना आपसे नहीं होगा। तो जब आप कभी भी ये बताओ ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछिए व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे एज वी नो दैट, मतलब ये डेफिनेशन लिखने से पहले आप लोग लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं I = होता है Q/T। ठीक है, देन द यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू एम्पियर, यूनिट ऑफ Q इज कूलम एंड टाइम सेकेंड। ये लिखने के बाद आप लिखोगे एम्पियर इज इक्वल टू Q/T, है ना। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे आपका क्या आएगा? एम्पियर आपका यहाँ पे एम्पियर नहीं आएगा, एम्पियर आपका आ जाएगा कूलम पर सेकेंड। तो अब आप लिखेंगे इस फॉर्मूले से आप बनाएंगे 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज, जब भी आप किसी भी चीज़ की पूरी डेफिनेशन लिखते हो तो आप वहाँ से शुरू करते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ करंट, व्हाट डू यू मीन बाय करंट, तो आप लिखेंगे करंट कैन बी डिफाइंड एज। तो आपकी लाइन अच्छी बन जाती है, बड़ी हो जाती है और सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है। सो जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, तो आप लिखेंगे 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज
1 कूलाम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम चार्ज आपका 1 सेकेंड में जो ट्रांसफर कर रहा है ना, वही आपका 1 एम्पियर है। समझ में आया? अब देखो, अगर ये डेफिनेशन हमारी 2 मार्क्स में आती है, तो जब आप इसको लिखेंगे ना अपनी नोटबुक में, तो ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स की डेफिनेशन बन जाएगी। पढ़ने में अच्छी लगेगी एग्जामिनर को, और वो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं काटेगा। जब आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो कोई मजाल ही नहीं है कोई आपके मार्क्स काट ले, ठीक है। और जब आप किसी चीज़ को डबल अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से अगर आप उसको डिफाइन करते हैं, आपकी अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी है, तो टीचर है ना, फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गया ना, तो उसमें आपके मार्क्स काटने की कम कोशिश करता है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमेशा रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। ओके, सो आई होप आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं हमारी वोल्टेज की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज? भाई ये बहुत ज़रूरी है। पता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आपके घर में करंट नहीं आता। अगर मैं बच्चों से पूछूं ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, तो हमारे घर में आती है, बिजली बोर्ड से आती है। अरे मेरा बच्चा, आपके घर में बिजली नहीं है, आपके घर में वोल्टेज आती है, ठीक है। अब आधे बच्चों को तो ये नहीं पता, मैम वोल्टेज आती है, ये क्या चक्कर है, तो करंट नहीं आता क्या हमारे घर पे? मेरा बच्चा, अगर आप लोगों ने कभी ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा हो ना, ओम्स लॉ के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा ओम्स ने कहा था V = IR। अगर आपके घर में वोल्टेज आएगी तो करंट आएगा, करंट आएगा तो रेजिस्टेंस आएगा, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ये वही वोल्टेज है जो आपके घर में आती है और इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ठीक है। क्या है ये वही है, ये वही जो आपके घर में आता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। सो क्या होती है मैम ये वोल्टेज? सबसे पहले द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। 2 नाम है इसके, एक तो इसका नाम है वोल्टेज और दूसरा इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको शो करते हैं V से। जैसे हम लोग करंट को I से डिनोट करते थे ना, वैसे इसको डिनोट करते हैं V से, कैपिटल V से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। जैसे आपके करंट की यूनिट एम्पियर थी ना, वैसे ही आपके यहाँ पे वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। अब यहाँ पे आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। मेन चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ये समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा, जब भी आपके पास कोई सर्किट होता है ना, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आपका घर है, मान लीजिए ये आपका घर है, तो आपके घर में बाहर एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें आपके घर की पूरी रीडिंग आती है ना। जो कोई भी जो बिजली बोर्ड से आता है वो आपके घर की रीडिंग लेके जाता है, वो मीटर से लेकर जाता है। तो आपके मीटर से सर्किट बनना शुरू होता है। मान लीजिए आपका ये यहाँ पे रूम है, ये आपका रूम है, ये किचन है, तो सबका सर्किट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सर्किट। तो इस सर्किट को इजीली लैंग्वेज में बताऊँ तो सर्किट हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारा बल्ब हो गया, यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे हमारा मीटर या फिर बैटरी कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे हमारी की है, बटन, स्विच। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और आपका बल्ब ग्लो हो जाता है, यानी कि ऑन हो जाता है। सो ये जो मैंने 2 बनाए हैं ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहलाते हैं आप लोगों के यहाँ पे पॉइंट्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वैसे इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक बड़ी और एक छोटी डंडी है, तो बड़ी वाली पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव, इसको सेल बोलते हैं। और अगर बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं ऐसे करके, तो ये बन जाती है आपकी बैटरी। क्या बन गई है? हमारी बैटरी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि अगर आपने एक साइड पॉजिटिव लगाया है बड़ा वाला, तो दूसरे साइड नेगेटिव लगाना है। ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। अगर एक साइड पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एक साइड बड़े वाला है, पॉजिटिव है, तो एक साइड छोटा होना चाहिए।
तब आपका सेल और बैटरी बनता है। दोबारा से बता देती हूँ, सेल में बस एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, बैटरी में कितने ही हो सकते हैं, डबल बैटरी कितनी ही हो सकती है। समझ में आया? तो जो यहाँ पे एक लाइन बोली गई है ना हमसे, जो हमसे यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, तो वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पोटेंशियल है। ये चीज़ समझ में आई? आई होप आ गई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि 1 एम्पियर क्या होता है। एम्पियर आपके करंट की यूनिट थी। वैसे ही हमसे यहाँ पे पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है? तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक डेफिनेशन होती है V = IR। ये ओम्स ला ने दी थी, ओम सर ने दी थी। ओम सर ने कहा था कि आपकी जो वोल्टेज होती है ना, वो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल होती है। अब वोल्टेज की यूनिट क्या है आपकी? वोल्ट। करंट की क्या है? एम्पियर। रेजिस्टेंस की होती है ओम। क्या होती है? ओम। ये इसका बताऊंगी ना जब आपको समझ में आ जाएगा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसको लिख भी सकते हैं ऐसे करके, ओके। तो ये आपकी यूनिट होती है। सो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। यानी कि 1 वोल्ट क्या होता है? ये पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर। सिंपल, बस इतनी सी यूनिट है। तो अगर आपको सेकंड स्लाइड पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे स्लाइड नंबर और डाउट लिखकर सेंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे रेजिस्टेंस पे। आई नो आपको वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आप लोगों को अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है। अगर आपको वो वाले डेफिनेशन अच्छे से करनी है तो आपको पहले रेजिस्टेंस के बारे में आना चाहिए। और सबसे पहले अभी मैं रेजिस्टेंस ही करा रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स का। ये मान लीजिए, देखिए जो फिजिक्स है ना, अगर आपने देखा हो या आप पढ़े हो या आपको पता हो, अगर आप 12th क्लास की फिजिक्स उठा के देखेंगे तो पूरी 12th क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बातें करते हैं। पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड आपकी लाइट के चारों तरफ घूम रही है 12th क्लास में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले होंगे ना बच्चे, बेटा आपके लिए तो ये मान लीजिए ये अमृत है ये टॉपिक, क्योंकि जिसको रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, बेसिक नहीं पता, वो हाई लेवल का कहाँ से पढ़ेगा बताओ। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रेजिस्टेंस तो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये रेजिस्टेंस ऐसा है क्या? ऐसा क्या खास चीज़ है इस रेजिस्टेंस में? भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई लेकर नहीं आया, ये खुद ब खुद आ गई। व्हाट? इसका क्या मतलब है बताती हूँ। हुआ क्या था कि एक बार है ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको एज ए स्टोरी सुनाती हूँ मैं। एक बार है ना ओम सर थे, साइंटिस्ट का नाम था ओम, ठीक है। उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या देखा कि जब हम एक सर्किट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने एक बल्ब बना दिया और ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। सर्किट में हमने क्या दे दिया? करंट दे दिया और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो उन्होंने देखा जब हम स्विच को ऑन करते हैं ना, स्विच को ऑन करते हैं तब ही ये करंट फ्लो ग्लो करता है। अगर आप स्विच को ऑफ कर देते हो, क्लोज ओपन कर देते हो, तो आपका करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। यानी कि आपके सर्किट में सबसे इम्पोर्टेंट है वोल्टेज। वोल्टेज आनी चाहिए, और वोल्टेज कौन देती है? ये सेल्यू बैटरी। यानी कि जैसे ही वोल्टेज आप देते हो, कौन बनना शुरू हो जाता है? करंट। तो जैसे करंट बनता है ना, उसके साथ साथ एक और आता है। कहते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करने जाता है तो कोई नहीं आता, नहीं सॉरी, अगर कोई बुरा काम करने जाता है तो कोई नहीं आता, अगर कोई अच्छा काम करने जाता है तो उसको रोकने टोकने सब आ जाते हैं। तो करंट जब अच्छा काम करने आता है, सबके लिए लाइट लेकर आता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने आता है, तो उसके साथ उसका एक दुश्मन आता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ये वही रेजिस्टेंस है। यानी कि रेजिस्टेंस को आप है ना ये समझ लीजिए कि ये करंट का दुश्मन है। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस वो है
जो करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसका ओपोजिशन करता है, उसको वहीं पर स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो वो होता है आपका रेजिस्टेंस। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या कह रहे हो, रेजिस्टेंस करंट का तो दुश्मन है, उसको रोकने की कोशिश करता है, तो हमारा दोस्त कैसे हुआ? देखो भाई, ऐसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना स्विच ऑन किया तो वायर में से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो अगर आपका करंट एकदम से अप्लायंसेस में चला जाएगा तो करंट इतनी ज़्यादा तेजी से जाएगा कि आपका बल्ब फूट जाएगा, आपका फैन जाम हो जाएगा, इतनी तेजी से करंट जाएगा अगर उसको रोका नहीं गया तो। इसीलिए ही तो इसके साथ साथ हमेशा रेजिस्टेंस रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस बस उसको धीरे धीरे चलने के लिए बोलता है। ये नहीं बोलता कि जाओ ये मत, करंट को रोकता नहीं है, बस उसको बोलता है थोड़ा स्लोली, ठीक है, धीमे धीमे। सो उसको बोलता है कि भाई धीमे धीमे चलना है आपको, एकदम से नहीं चलना है वरना अप्लायंसेस खराब हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा सा अपनी एवरीडे लाइफ से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने गार्डन में पाइप लेकर खड़े हो पानी की, और आप बहुत देर से वेट कर रहे हो कि कोई पानी को ऑन करेगा, आपने पाइप को ऐसे ऐसे उसके ऊपर प्रेशर लगाया हुआ है, जैसे ही एकदम से पाइप मतलब टैप को ऑन किया जाता है, नल को ऑन किया जाता है, पानी एकदम से आता है, तो आपकी पाइप एकदम से ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे जाती है ज़्यादा प्रेशर की वजह से। तो आप सोचो आपके हाथ से पाइप छूट जाती है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कई बार। तो वही प्रेशर आपके करंट की वजह से आपके अप्लायंसेस में हो सकता है और वो ख़राब हो सकता है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो लाया नहीं जाता, जहाँ पर भी करंट जाएगा ना उसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक आता है, यानी कि ये भगवान जी की देन है। करंट तो हम लोगों ने ढूंढा था, पता किया था, साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन रेजिस्टेंस किसी ने नहीं बनाया था, वो अपने आप ही आ गया था करंट के साथ साथ, उसको रोकने के लिए, उसका अपोजिशन करने के लिए, उसको सही करने के लिए। अब समझ में आया कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या? दोबारा से बताऊं, रेजिस्टेंस आपका एक ऐसा ओपोजिशन सब्सटेंस होता है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जब भी आप फिजिक्स में कहीं पर भी आर लिखा हुआ देखोगे, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ। यूनिट एक्चुअल में जिसने ये फाइंड आउट किया था ना, जब भी कोई साइंटिस्ट कुछ फाइंड आउट करता है तो उसी के नाम पर यूनिट रखी जाती है। जैसे अगर रेजिस्टेंस की यूनिट पता किया जाए तो वो ओम होती है, उसको या तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर इसका सिंबल होता है ऐसा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये होता है आपका ओम, तो साइंटिस्ट के बिहाफ पर ये बना हुआ है। तो एक ये तो होती है इसकी ऐसा यूनिट जो हर जगह यूज होती है। दूसरी आप निकाल सकते हैं, V इजिकल टू होती है हमारी IR, तो ये हो जाएगी V/I इजिकल टू R। वोल्टेज की होती है वोल्ट और करंट की होती है एम्पियर। तो आपके रेजिस्टेंस की एक यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। तो इसकी दो यूनिट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी की जाती है? सबसे ज़्यादा आपकी ओम यूज़ की जाती है। समझ में आया? मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, मैं ऐसी दुआ करती हूँ कि आप लोगों के ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पक्का अगर आपको ये समझ में नहीं आया या आ गया तो मैं यहाँ पे स्लाइड नंबर डाल देती हूँ, स्लाइड नंबर 3। अगर आपको रेजिस्टेंस में कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, आपको लगता है कि आप लोगों को पूछना चाहिए, आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं बस बेसिक करा रही हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको बेसिक करा रही हूँ। आज मैंने आपको करंट के बारे में बताया है। करंट आपका क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला होता है I इजिकल टू Q/T, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको रेजिस्टेंस कराया है। रेजिस्टेंस एक ऐसा ओपोजिशन सब्सटेंस होता है जो आपका करंट होता है उसको फ्लो करने से रोकता है, मतलब उसको बोलता है स्लोली भाई, धीरे धीरे, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और उसकी यूनिट होती है ओम। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पे आपको थर्ड स्लाइड पर समझाई है। मैं उम्मीद करती हूँ इस चीज़ की कि आपको बहुत बेटर तरीके से ये समझ में आया होगा, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अब भाई देखो,
रेजिस्टेंस जो होता है, देखिए भाई आपकी नोटबुक में ना मुझे नोट्स चाहिए, होमवर्क है ये आपका, आपको नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दे रही हूँ तो आप यहाँ पे नोट्स नहीं बनाओगे। नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको याद नहीं होगा और एग्जाम के टाइम पर आपका प्रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारा रूल था, रेगुलेशन था कि नोट्स आप प्रॉपर बनाएंगे। जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी उनको आप साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स तो आपको बनाने ही है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता है। सो जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसके भी बेचारे के कुछ नियम होते हैं। माना कि ये करंट के रास्ते में आता है, ये हमेशा करंट का अपोज करने की कोशिश करता है, ये हमेशा करंट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके भी नियम हैं, इसके भी रूल एंड रेगुलेशन हैं। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। भाई कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ किस तरह से वो अपना रिएक्ट करेगा, कहाँ पे करंट को ज़्यादा रोकेगा, कहाँ पे करंट को कम रोकेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी कि मान लीजिए कि मैंने एक मेटल रोड ले ली। मेटल रोड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आयरन ले लिया, ठीक है, मैंने एक ऐसा है ना लोहे का बना हुआ पाइप ले लिया। अब आपको तो पता है कि मेटल तो कंडक्टर होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। तो आपका अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा, इस लोहे की पाइप में से अगर करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ना कि अगर करंट आएगा तो इसके साथ रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा इसको रोकने के लिए। रेजिस्टेंस को आप नहीं रोक सकते, करंट को तो आप रोक सकते हैं। अगर आपने स्विच को ऑन किया तो करंट तो आएगा ही, बल्ब तो जलेगा, फैन तो चलेगा, लेकिन आप उसके साथ आने वाले रेजिस्टेंस को नहीं रोक सकते। तो मैं आपको बता दूं हमें कैसे पता लगेगा कितना आपका रेजिस्टेंस आएगा और कितना नहीं आएगा। तो वो पता करते हैं हम लोग कंडक्टर की लेंथ और एरिया से। किससे? लेंथ और एरिया से। जितना लंबा आपका कंडक्टर होगा, जितनी लंबी आपकी वायर होगी, जितना लंबा आपका तार होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसको इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का कर रहे हैं ना हम फिलहाल, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप वायर बड़ी कर रहे हो, अगर आप जितनी बड़ी वायर करोगे उतना ही रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा। ये पहला रूल है, फर्स्ट रूल है ये, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एंड सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट तो था कि डायरेक्टली है, सेकंड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता डायरेक्टली एंड इनवर्सली का मतलब क्या होता है, चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर आपके पास दो क्वांटिटी है, एक ए है और एक बी है, अगर वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली का मतलब होता है आमने सामने। अगर आप बी को बढ़ाओगे तो आपका ए बढ़ेगा, अगर आप बी को घटाओगे तो आपका ए घट जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट सेम डाल रहे हैं, एक बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटाओगे दूसरा घट जाएगा। ये तो होता है डायरेक्टली। एक होता है आपका इनवर्सली, अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, अगर आप इसको घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली। समझ में आया? इनवर्सली डायरेक्टली। तो हमसे यहाँ पे कहा गया है कि हमारे जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंबाइन, इक्वेशन 1 and 2 we get
अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो आपके पास बनेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे जब आप इसको ओपन करते हो, अभी फिनिश नहीं हुआ, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो ना तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू इस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आएगा रो L/A। यहाँ पे ये बन गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता रो क्या है, चलो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देती हूँ। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, A is equal to area of wire and rho is equal to resistivity। किसी वायर में कितना रेजिस्टेंस है ये उसकी रेजिस्टिविटी है। दोबारा से सुन लीजिए, ये है रेजिस्टिविटी। किसी वायर में कितना रेजिस्टेंस होता है वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। समझे ये छोटी सी बात, रेजिस्टिविटी क्या होती है। सो ये लिखने के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतने सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। तो ये तो हो गया आपका सिंपली क्या, R इज इक्वल टू रो L/A, जो कि हमारा रेजिस्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई जिनको समझ में नहीं आया, मैं पहले ही बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे एंड एरिया पे। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे, देखो मैं ये करके दिखाती हूँ आपको, प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेरा रबर बैंड है, ठीक है, ये मान लीजिए ये वायर है। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना ही करंट ज़्यादा जाएगा। पहले करंट को इतना ही फ्लो करना पड़ रहा था, लेंथ कम थी। अब अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो लेंथ इंक्रीज हो गई, करंट ज़्यादा जाएगा, करंट ज़्यादा जाएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा जाएगा। अब बात करते हैं एरिया की। अगर आप इसके एरिया को बढ़ाते हैं तो एरिया क्या हो गया आपका, बढ़ गया, लेकिन लेंथ घट गई। देख रहे हो भाई, एक बात बताओ, अगर मान लीजिए पहले आपका वायर इतना था, अगर मैं इसको मोटा करना है मुझे, अभी तो पतला सा है ना, देखो कितना पतला सा है, अगर इसको मोटा करना है तो मैं इसको ऐसे कंबाइन कर दूंगी, लेकिन अब इसकी लेंथ कम हो गई। तो अगर आप किसी भी वायर का एरिया जो है वो अगर आप यहाँ पर कम करते हो तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाता है, और एरिया ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर तो मुश्किल है ये कहना कि आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर होता है ना किसी का भी, वो उसका बेसिक आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैंने आपको ज़्यादा कुछ कराया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको मेन जो डेफिनेशन है ना उन्हीं को ही बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया, ताकि अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना आता हो वो बहुत अच्छे से इसको कर पाए। सो आपको अब क्या करना है, देखो अगर आपको सीखना है ना तो उसका एक ही तरीका है कि एक नोटबुक बना लीजिए। अपनी नोटबुक में अपना खुद से एक बार पूरा लेक्चर एक बार ये देखिए, पूरी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद है ना खुद लिख कर देखो। लिखने का है ही कितना, देखो मैं आपको दिखाऊं कितना है, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ, और ये फोर्थ में ही है भाई। ये वाला जो है ये यही तो है जो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। 4 पेज है, लेकिन आपने देखा कि इन 4 पेज में ही हमें समझाने में 40-50 मिनट लग गए, क्योंकि ये देखने में और लिखने में तो कम है, लेकिन अगर आप इनको समझने बैठते हो ना तो इनका इतना डीप मीनिंग निकलता है। अगर हम लोग इनको इतनी आसानी से समझ जाएं तो फिर हम ही साइंटिस्ट ना बन जाएंगे। सोचो आप इस चीज़ को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, आप चाहे 10th क्लास में, 10th क्लास का टॉपिक है, बताओ आप यकीन नहीं मानोगे, 10th क्लास का टॉपिक है। सेम टू सेम आपका 10th क्लास में, सेम टू सेम आपका 12th में, पॉलिटेक्निक में भी है ये। इंजीनियरिंग करोगे ना आप, मतलब जो 12th के बाद जो IIT क्लियर करके इंजीनियरिंग करने जाते हैं उनके में भी यही है। अब आप ये सोचो ना कि सबके में सेम है तो कुछ तो खास होगा, कुछ तो इसमें ऐसी बात होगी ना, कुछ तो इसमें ऐसी इम्पोर्टेंस होगी, तभी तो कहा जा रहा है ये करने के लिए।
अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है, किसी भी स्लाइड में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल लैंग्वेज में। अगर कुछ समझ में ना आए ना, मान लीजिए कि कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपसे सिंपली आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय करंट, तो अब आप सोचते हैं यार डेफिनेशन तो भूल गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। अरे इतना तो बोल सकते हैं ना हम कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस सिंपल। व्हाट डू यू मीन बाय करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। सो इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई से, और इसका फॉर्मूला होता है Q/T, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। कितनी छोटी सी बात है ना। देन उसके बाद ये बेशक आप लोग स्किप कर सकते हैं फिलहाल के लिए। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस में आप सिंपली बोल सकते हैं अपोजिशन ऑफ करंट, सिंपल। मैं तो इंग्लिश बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती है इंग्लिश। इसमें शर्म की क्या बात है। अगर आपको इंग्लिश बनानी नहीं आ रही है, आपको डेफिनेशन बनानी नहीं आ रही है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफ करंट डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होती है, ओम होती है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर हमसे पूछा जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट का अपोज करता है, माना हमने, लेकिन कितना अपोज करेगा, कब ज़्यादा करेगा कब कम करेगा, हमें ये कैसे पता लगेगा। बिल्कुल पता लग सकता है, उसके लिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस के कुछ अपने नियम हैं। तो इसका नियम क्या कहता है कि अगर आप वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप उसका एरिया डिक्रीज करोगे, कम करोगे, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर एरिया को ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस आपका लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसका मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये मैंने ऐसे ही नहीं समझाया आपको। आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे 3 मार्क्स का, फैक्टर अफेक्ट रेजिस्टेंस, ये आपका 3 मार्क्स का है। फैक्टर अफेक्ट रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट करता है, किसका असर होता है रेजिस्टेंस पे। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। आप वायर भी लिख सकते हैं कंडक्टर की जगह, ठीक है। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, मैं बिल्कुल आपको नोट्स की तरह सिखा रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ताकि आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन 1। ठीक है। सेकंड आप क्या लिखेंगे, सेकंड आप यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस इज, वरना आप कहेंगे मैम नोट्स कहाँ से बनाएं। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन 2। नाउ कंबाइन, अब आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ कंबाइन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ये मिलेगा हमें। तो हम जब इनको कंबाइन करेंगे, जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे, तो ये बनेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है। अब हम जब इस साइन को हटाएंगे ना यहाँ से, तो ये साइन हटने के बाद ये बन जाएगा R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, ये बना है हमारा फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पर इसके बाद आप लिखेंगे वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और देखने में भी सुंदर लगेगा। रेजिस्टेंस L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर एंड
ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ वायर एंड रो इज इक्वल टू हमारी रेजिस्टिविटी। समझ में आया? इतना आप करके दिखाएंगे। देन उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे यूनिट भी शो कर सकते हैं। आर की यूनिट क्या होती है यहाँ पे लिखेंगे आप इन 4 लाइन के बाद में। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम, ठीक है। यूनिट ऑफ रो की मैंने अभी नहीं बताई है, मैं डिटेल में ही बताऊंगी जब बताऊंगी, अभी ज़रूरत नहीं है। लेंथ की यूनिट तो आपको पता है मीटर होती है ना। और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो आप चाहें तो बता सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये वाला जो है यूनिट वाला ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। सो ये हो गया हमारा आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने आपको कराए हैं करंट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। यही आज का जो था ना, यही बेसिक था और यही इम्पोर्टेंट था। अगर आपको ये समझ में आ गया फिर तो आप ये समझ लीजिए आप बिल्कुल रेडी हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करने के लिए। फिर आप कितने ही टफेस्ट चीज़ें कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं, कितने ही टफ न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेजिस्टेंस का जो ये हमारा टॉपिक है, जो हमारा न्यूमेरिकल है, उसको मैं आपको करना सिखाऊंगी, ठीक है। उसको हम यहाँ पे करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे हमें सॉल्व करने हैं। तो ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल कराया मैंने, न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं कराए। न्यूमेरिकल्स हमारे 2 टॉपिक पे आएंगे। एक तो हमारा है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और एक आएगा I इज इक्वल टू Q बाई टी। इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो करंट का है उस पे न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का आता है, और रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल आपका 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। सो मैं छोड़ूंगी कुछ भी नहीं, तो आप इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जिसको मैं नहीं कराऊंगी, या ऐसी कोई भी चीज़ होगी जिसको हम स्किप कर देंगे। सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। देखो मैंने आपको बिल्कुल एकदम नोट्स की तरह करा दिया है। अगर कोई आपसे अब ये भी पूछेगा ना फैक्टर, इफेक्ट, रेजिस्टेंस, तो आप एकदम डिटेल में बता पाएंगे, बिल्कुल एकदम डिटेल में। तो बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 और 3 मार्क्स में आपका ये आएगा, और कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल के साथ कंबाइन होकर 5 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स का आपका ये थ्योरेटिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर, इफेक्ट, रेजिस्टेंस, ये आपको आना चाहिए। और आएगा तभी जब आप लोग इसको बहुत प्यार से अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें आप इसको लिखेंगे। तो आपका आज का जो होमवर्क होने वाला है वो यही होने वाला है कि आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, सिर्फ 4 स्लाइड है, ज़्यादा तो है भी नहीं। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, ये तो आप ना भी करो फिलहाल, कुछ नहीं है, ये आपको ये करना है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। जो भी मैंने यूनिट कराई है वो आपको अच्छे से करनी है। करंट एंड रेजिस्टेंस, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, स्लाइड नंबर डालो और फटाफट से अपना डाउट लिखकर भेज दीजिए। और दोबारा से आपसे माफ़ी चाहूँगी, बीच में थोड़ा सा गायब होना पड़ा था, पता नहीं क्या हो जाता है, हर बार गायब होना पड़ जाता है, और हर बार गायब होना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ किसी हेल्थ प्रॉब्लम इशू की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, अब हम वापस आ गए हैं, तो दोबारा से अच्छे से रूटीन में करना शुरू करेंगे। कुछ हम करेंगे मेहनत, और लेकिन आप लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आई नो दैट कि कॉलेज अभी ओपन नहीं है, आप लोगों को भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे बेटर तरीके से आपको एक एक चीज़ समझा पाऊँ, ताकि आपको कॉलेज की याद भी ना आए और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। समझ में आया या कुछ गया ऊपर से, है ना। तो हमने यहाँ पे अपना ये टॉपिक फिनिश कर दिया है करंट एंड रेजिस्टेंस का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि मैम ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब तक आप बताएंगे नहीं हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि अगर हम काम करें, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ है इसमें लेक्चर में थोड़ा सा मतलब थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो आई होप कि लेक्चर को देखकर आपके फेस पे स्माइल आई होगी। तो अगर आपकी आई हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, आपको अगर सही में ही मेरे को देखकर, लेक्चर देखकर समझ में आया है, पसंद आया है, स्माइल आई है आपके फेस पे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं, पसंद आया कि नहीं। और अगर आपको समझ में आया तो अपना होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डन, होमवर्क डन, ठीक है। होमवर्क क्या है, सिर्फ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, साथ साथ
अगर देखो आज का मिस कर दोगे तो जो कल कराऊंगे वो भी आप बर्डन हो जाएगा, आज का भी कल का भी। अब देखने में तो ये 4 स्लाइड्स हैं, लेकिन 4 स्लाइड्स का जब आप समझ के, ऐसा नहीं है जैसा है वैसा का वैसा टेप दिया, ऐसा नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ अच्छे से अपना समझ के एक एक चीज़ को लिखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं, या आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो ऑलवेज रेडी, बता दीजिएगा, ठीक है, हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और अगर कोई ऐसा है जिसको अभी भी कोई है जो कोरोना से जूझ रहा है तो भाई घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कोरोना एक्चुअली में ना न्यूज़ ने ज़्यादा डरा दिया। मैं भी डर गई थी, लेकिन हम लोग घर पे ही सब कुछ सॉल्व आउट हो गया है तो हो जाता है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सच बताऊं तो न्यूज़ से तो दूर ही रहिए, न्यूज़ सबसे ज़्यादा डराती है। सो अपना ध्यान रखिएगा, न्यूज़ से दूर रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, एंड फ्रूट्स फुल रखिए। विटामिन सी वाली चीज़ों को ज़रूर आप कंज्यूम कीजिए। विटामिन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पता नहीं क्यों, पर हाँ बहुत ज़रूरी है विटामिन। खट्टी चीज़ें खाइए, वायरस पे इफेक्ट होता है या पता नहीं इम्यूनिटी पर इफेक्ट होता है, लेकिन हाँ बेस्ट है, ये आपको खाना चाहिए। काढ़े आप पीते रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप लोग है ना थोड़ा सा मतलब भाप लीजिए, ठीक है, और गरम गरम पानी पीजिए, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ध्यान रखिए अपना भी, अपनी फैमिली का भी, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली भी तब खुश होगी जब आप उनको रिजल्ट अच्छा देंगे। सिर्फ इस बात से आप मुँह कर नहीं सकते हैं बाद में कि कोरोना था, उस टाइम पर तो कॉलेज ओपन नहीं थे या हम पढ़ नहीं पाए। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो आपकी भी बनती है ना। तो चलिए फिर, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, हमारे लिए, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हमने पढ़ाया तो बच्चों को समझ में आया। तो वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा से पढ़ाकर। आपको कितना अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और अगर आप लोगों को सच्ची में लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा चैनल को एंड लेक्चर्स को भी, और उनसे भी राय लीजिएगा कि कैसा क्या है, पसंद आया कि नहीं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच।